किसी क्षेत्र विशेष में दीर्घकालिक मौसमीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो इसे जलवायु कहा जाता है। जलवायु के अंतर्गत सामान्यतः कितने वर्षों के औसत प्रभाव को शामिल किया जाता है? तो 30 वर्षों के। सामान्यतः 30 वर्षों के। तापमान, वर्षा, वायुदाब, वायु वेग, आर्द्रता आदि के औसत दैनिक प्रभाव को मौसम कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन में कौन से दो तत्व शामिल होते हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से प्रेरित वैश्विक तापन, तापमान वृद्धि के परिणाम स्वरूप वैश्विक मौसम पैटर्न में बड़े पैमाने पर बदलाव। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं? तो ये हैं वैश्विक तापन में वृद्धि, महासागरों का गर्म होना, सागरों का संकुचन या मतलब कि ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र तल के स्तर में वृद्धि, चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि। वैश्विक तापन का महासागरों की कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो वैश्विक तापन के कारण महासागरों के जल का तापमान बढ़ रहा है और जिससे उनकी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता कम हो रही है, क्योंकि ठंडा जल, जो महासागर का ठंडा जल होता है, वो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, मतलब सोख लेता है। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? तो सौर विकिरण में परिवर्तन, सौर कलंक चक्र, ज्वालामुखी उद्गार, वायुमंडलीय संगठन में परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि, वैश्विक तापन, वन। कृषि तथा पशुपालन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किस प्रकार होता है? तो पशुओं की जुगाली करने से तथा धान के खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, और जब जुताई होती है तो उससे CO2 का उत्सर्जन होता है, खेतों की जुताई होती है तो। सौर कलंक चक्र क्या है? इसका वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये 11 वर्षों का एक चक्र होता है, और इस दौरान जब उच्च सौर कलंक की अवधि के दौरान सूर्य अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिससे कि वैश्विक तापमान बढ़ता है। वायुमंडलीय गैसों के संगठन में बदलाव के कारण वैश्विक तापन कैसे होता है? तो वायुमंडल में जो गैसों की मात्रा है, उसके संगठन में बदलाव के कारण वैश्विक तापन होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होने से वातावरण में ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता बदल जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ज़्यादा हो गई तो वो सूर्य से आने वाले विकिरण को वापस जाने नहीं देगा और सोख लेगा, तो दिन ब दिन गर्मी, हीट या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी वायुमंडल में। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान वैश्विक तापन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बहुत सारी गैसें, धूल, जलवाष्प, राख आदि सल्फर डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में बाहर उत्सर्जित होती है, जिससे कि वैश्विक तापन बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए विभिन्न गैस कितने प्रतिशत तक जिम्मेदार हैं? तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 60%, फिर मीथेन 20%, नाइट्रस ऑक्साइड 6%। अन्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा ओजोन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? कुछ ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से वापस जाने वाले स्थलीय विकिरण या पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी की सतह व उसके आसपास के तापमान को गर्म बनाए रखती हैं। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें न हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आज की स्थिति में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जो सामान्य से कहीं ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि टॉलरेबल अब नहीं है। इसलिए ग्रीन हाउस गैसों में कमी के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। जब सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा या सौर विकिरण पहुंचता है तो किस रूप में पहुंचता है? वो पहुंचता है लघु तरंग, शॉर्ट वेव के रूप में। जब सौर विकिरण पृथ्वी से वापस जाता है तो हम इसे, जब पृथ्वी विकिरित करती है, उसे हम पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। तो ये दीर्घ तरंग के रूप में, और इसे औरक तरंग भी कहते हैं। तो इस रूप में ये वापस जाता है, आता है लघु तरंग, जाता है दीर्घ तरंग के रूप में। ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहा जाता है। सौर विकिरण किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? तो ये जो सौर विकिरण है या पराबैंगनी विकिरण या दृश्य प्रकाश,
लघु तरंगों के रूप में वायुमंडल में प्रवेश कर पृथ्वी तक पहुंचता है और वापस जब जाता है पृथ्वी से तो दीर्घ तरंगों के रूप में, या इससे अवरक्त तरंग भी कहते हैं वापस जाने वाली को। ब्लैक कार्बन क्या होता है? ब्लैक कार्बन कार्बन के सूक्ष्म काले ठोस कण होते हैं जो कि काले होते हैं, तो सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करता है और बर्फ पर चिपक कर ये बर्फ की जो विकिरण को वापस भेजने की क्षमता होती है प्रकाश को, उसको कम करता है, उसके अल्बिडो को कम कर देता है। यह अपूर्ण दहन जैसे कि डीजल इंजन, कोयला, लकड़ी तथा बायोमास के दहन से उत्पन्न होता है। भूरा कार्बन भी कार्बनिक पदार्थों के दहन से उत्पन्न होता है। इसके धुएं का रंग भूरा होता है, इसे भूरा कार्बन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का महासागरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठंडा जल CO2 ग्रहण कर लेता है ज़्यादा, तो फिर ज़्यादातर CO2 2/3 CO2 महासागरों में संचित है। बट जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों का जल गर्म हो रहा है तो उनकी CO2 धारण करने की क्षमता क्या है? कम हो रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ज़्यादा बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग से वनों की उत्पादकता घटती है, बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ता है, वर्षा की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, मृदा उसकी टाइमिंग बदल जाती है, मृदा की गुणवत्ता में बदलाव आता है, कृषि उत्पादकता कम हो जाती है, बीमारियों का संक्रमण दर बढ़ता है, वायुमंडलीय पैटर्न में परिवर्तन हो जाता है। जलवायु संरक्षण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, ग्रीन एनर्जी। वनों की कटाई रोककर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करके, टिकाऊ कृषि, जैविक और प्राकृतिक कृषि को अपनाकर, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को अपना पे ध्यान देके, महासागरों की रक्षा करके, प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण करके। कार्बन उत्सर्जन निम्नलिखित माध्यमों से कैसे किया जा सकता है? कार्बन उत्सर्जन ही कार्बन प्रच्छादन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये वनीकरण के माध्यम से आर्द्रभूमियों का उद्धार करके, सतत कृषि को अपनाकर, समुद्री शैवाल की खेती करके, कार्बन डाइऑक्साइड का भूमिगत अंतःक्षेपण करके कार्बन प्रच्छादन किया जाता है। कार्बन प्रच्छादन का मतलब वायुमंडल में हमारे पास जो भी वातावरण में उपस्थित कार्बन है उसको कैसे कहीं ऐसी जगह पर स्टोर कर दिया जाए जो हमारे लिए खतरनाक ना हो, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि वनीकरण करेंगे, पेड़ लगाएंगे तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेंगे, तो पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड संचित हो जाएगी और वातावरण में कम हो जाएगी। यही है कार्बन प्रच्छादन। वे सभी माध्यम या प्रक्रियाएं जो वायुमंडल में छोड़े गए कार्बन को अवशोषित कर लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वे कौन से माध्यम या प्रक्रियाएं हैं जो वायुमंडल में छोड़े गए कार्बन से अधिक कार्बन को अवशोषित कर लेती हैं? तो वे सभी माध्यम या प्रक्रियाएं जो वायुमंडल में जितना कार्बन छोड़ती हैं उससे अधिक को अवशोषित कर लेती हैं, उन्हें कहते हैं कार्बन सिंक। जैसे वृक्ष जितना कार्बन छोड़ता है उससे ज़्यादा वृक्ष कार्बन को अवशोषित कर लेता है। और कार्बन स्रोत उन्हें कहते हैं जो जितना कार्बन अवशोषित करते हैं उससे ज़्यादा कार्बन छोड़ देते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी एक कार्बन स्रोत है, ना कि कार्बन सिंक। वायुमंडल में किसी व्यक्ति, उत्पाद, संगठन या गतिविधि द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, जिसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इकाई में मापा जाता है, प्रति इकाई में मापा जाता है, इसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो 1972 में स्वीडन की स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम सम्मेलन या मानव पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना नैरोबी में हुई 1972 में, और नैरोबी केन्या में है, और नैरोबी ही UNEP का मुख्यालय है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में आयोजित किया गया। ब्रेटलैंड कमीशन की स्थापना कब हुई? इसने कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसकी स्थापना हुई 1987 में। इसने कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। IPCC की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसका क्या उद्देश्य था? IPCC की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा UNEP के द्वारा की गई। यह जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल या संगठन है। ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन और प्रोटोकॉल आयोजित किए गए थे? ओजोन संरक्षण के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। IPCC का कार्य है जलवायु परिवर्तन से संबंधित और इन सारी चीज़ों के लिए आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो IPCC ने अभी तक 6 आकलन रिपोर्ट पेश कर चुका है। लेटेस्ट वाली 2022-23 में आई थी।
रियो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, इसे और क्या कहा जाता है? तो ये सम्मेलन आयोजित हुआ था रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। इसे पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। रियो सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कौन कौन से संगठन बने, क्या घोषणाएं हुई? तो रियो सम्मेलन के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन हुआ, जैव विविधता पर सम्मेलन यूएनसीवीडी का गठन हुआ, यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन और एजेंडा 21 की घोषणा की गई, रियो घोषणा पत्र जारी किया गया। ये सारी चीज़ें हुई। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य कब बनाए गए, इन्हें कब किससे बदल दिया गया? तो ये बनाए गए थे सन 2000 में और 2015 में इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। ये बनाए गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। एसडीजी कब स्वीकृत किए गए, इनका उद्देश्य क्या है? एसडीजी 2015 में स्वीकृत किए गए। COP21 जो पेरिस में आयोजित हुआ था, इसे पेरिस जलवायु समझौते के नाम से भी जिसे जानते हैं, और एसडीजी को 2015 से 30 तक पूरा करने का, इसका जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करना है और इसके तहत 17 लक्ष्य मतलब 17 एसडीजी निर्धारित किए गए हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या था, इसे कब लागू किया गया? तो इसकी स्थापना 1992 में रियो सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन से निपटना था। इस पर 1992 में हस्ताक्षर हुए और यह 1994 में लागू हुआ। UNFCCC के COP1 या क्योटो प्रोटोकॉल की प्रमुख बातें क्या हैं? तो इसकी प्रमुख बातें यह है कि इसे अपनाने वाले देशों ने CO2 और 5 अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड, HFC, PFC के उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता ली। इसमें 2 सूचियाँ बनाई, Annex 1 विकसित देशों के लिए, नॉन Annex 1 विकासशील देशों के लिए, और इसमें 198 देश सहभागी हैं, ना कि 158। UNFCCC COP में वर्तमान में कितने देश सहभागी हैं? 198। COP21 या पेरिस जलवायु समझौते का आयोजन कब हुआ? COP21 या पेरिस जलवायु समझौते का आयोजन 2015 में हुआ था। पेरिस जलवायु समझौते को कितने देशों द्वारा स्वीकार किया गया? वर्तमान में अमेरिका की स्थिति क्या है? तो इसे 196 देशों द्वारा आम सहमति से स्वीकार किया गया था, लेकिन वर्तमान में अमेरिका इससे बाहर है। मतलब इसकी जो भी शर्तें हैं पेरिस जलवायु समझौते की 2015 की, फिलहाल अमेरिका उससे कंप्लाई नहीं कर रहा है। पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य है सभी देश मिलकर पृथ्वी का औसत तापमान पूर्व औद्योगिकरण समय के औसत तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकें, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जा पाए। यही इसका लक्ष्य है पेरिस जलवायु समझौते का। COP26 का आयोजन कब कहाँ हुआ? इसमें देशों ने किस विषय पर प्रतिबद्धता जताई? COP26 का आयोजन 2021 में ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था। अधिकांश देशों ने 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने पर प्रतिबद्धता जताई। COP26 में भारत द्वारा की गई पंचामृत घोषणा में क्या क्या शामिल है? तो 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना है। 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करनी है। अब से 2030 तक शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करने का लक्ष्य है। 2070 तक 17 लिखा हुआ है बट है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। UNFCCC के COP27, 28, 29 का आयोजन कब कहाँ हुआ? COP27 का आयोजन मिस्र के शेख अल शर्म और 28 का आयोजन UAE के दुबई में, COP29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ था क्रमशः 2022-23-24 में, और 25 वाला ब्राज़ील के बेलम में होने वाला है। COP30 का आयोजन कब और कहाँ होगा? तो इसका आयोजन नवंबर 2025 में बेलेम ब्राज़ील में होगा। जलवायु परिवर्तन रोकने हेतु भारत द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास कौन कौन से हैं? जलवायु परिवर्तन रोकने हेतु भारत ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 के अंतर्गत क्या किया है? तो उसने 8 राष्ट्रीय मिशन निर्धारित किए हैं। जलवायु परिवर्तन रोकने हेतु भारत द्वारा किए गए अन्य प्रमुख प्रयास कौन कौन से हैं? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष 2010, सौर पार्क ऊर्जा 2015, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान PM कुसुम 2019, राष्ट्रीय
हरित हाइड्रोजन मिशन 2023, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 2015, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन CDRI, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ 2022,